मार्वल का ग्रेटेस्ट सुपर हीरो आज मार्वल का ग्रेटेस्ट विलन बन चुका है। पहले आयरन मैन और अब डॉक्टर डूम। आज से 2 साल पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम अनाउंस करके मार्वल ने इंटरनेट को तो ब्रेक कर ही दिया था, लेकिन साथ में एक ऐसा मूव भी प्ले किया जिसे आज तक किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं किया था। और एवेंजर्स डूम्सडे को आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको डॉक्टर डूम के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को मेन टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर डूम बनने से पहले वो था विक्टर वॉन डूम, जो कि लैटवेरिया के एक छोटे से विलेज हेसेनस्टेड में पैदा हुआ था। विक्टर एक रोमानी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर का नाम है वर्नर वॉन डूम, जो कि विलेज के एक हीलर हैं, जिनकी विलेज में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है और ये बहुत ही ज्यादा हम्बल इंसान भी है। लेकिन अगर मैं आपको विक्टर वॉन डूम की मदर के बारे में बताऊं, जिसका पूरा नाम सिंथिया वॉन डूम है, वो कुछ और ही थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विक्टर वॉन डूम की जो मदर थी सिंथिया डूम, वो एक सोर्सरर थी जो कि सीक्रेटली मैजिक प्रैक्टिस करती थी, वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पर ये सभी चीजें बैन थी और या फिर इन सब चीजों से लोग डरते थे। विक्टर वॉन डूम को बचपन में एक ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा था। उसकी जो मदर थी वो चल बसी जब वो एक इन्फेंट चाइल्ड था। कई स्टोरीज में ऐसे बताया जाता है विक्टर वॉन डूम की जो मदर थी उसकी सोल डीमन मफिस्टो ने ले ली थी, और वो भी एक डील के थ्रू जो कि उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही एक इवेंट था जो कि डॉक्टर डूम के पूरे कैरेक्टर का कोर है। उसका मैजिक सीखने का जो ऑब्सेशन था वो रैंडम नहीं था। ये शुरू होता है अपनी माँ को वापस लाने की प्रॉमिस से। कुछ सालों के बाद जब विक्टर वॉन डूम टीनेज में आता है तो उसके फादर पर एक लोकल रूलर की वाइफ को बचाने में फेल होने का इल्जाम लगाया जाता है, और फिर उन लोगों से बचने के लिए वर्नर माउंटेन्स में भाग जाता है यंग विक्टर डूम के साथ, जहाँ पर माउंटेन्स में वो हर कोशिश करता है अपने सन को बचाने की, लेकिन आखिर में वो खुद कोल्ड और एक्सपोजर की वजह से मर जाता है। विक्टर वॉन डूम को दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़कर। टीनेजर तक विक्टर ने खुद को एडवांस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और मेटलर्जी खुद से ही सीख ली थी, और साथ में विक्टर गैजेट्स भी बनाने लगा था ताकि वो रोमानी लोगों को परसिक्यूशन से बचा सके। जब लोकल स्कॉलर्स ने विक्टर का ये टैलेंट देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गए। जो प्रोफेसर्स ट्रेवल करते थे वो भी विक्टर को नोटिस करने लगे, और जो भी विक्टर को देखता उनका रिएक्शन यही था कि ये बच्चा सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ये कुछ अलग ही लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। अभी यहाँ तक आपको पता चल गया कि विक्टर का बचपन कैसा था। अब बात करते हैं विक्टर के कुछ कॉलेज दिनों के बारे में। तो जैसा कि हमको पता चल चुका है कि विक्टर एक जीनियस है और वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है उसकी एज के बच्चों से। तो विक्टर की जो ब्रिलियंस है आखिर में उसको एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी ECU में स्कॉलरशिप दिला देती है। बाकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बाद में पीटर पार्कर और मार्वल के बहुत सारे जीनियसेस पढ़ते हैं। अगर मैं साइंटिस्ट के बारे में बात करूं तो जो लिजार्ड साइंटिस्ट था जो कि सबको लिजार्ड बनाना चाहता था। ECU में विक्टर की मुलाकात होती है एक दूसरे यंग जीनियस से जिसका नाम है रीड रिचर्ड्स। जी हाँ, रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम पुराने दोस्त हैं, और फिर जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो तुरंत ये दोनों क्लैश भी करने लगते हैं। रीड रिचर्ड एक काम और कोलैबोरेटिव पर्सन था, लेकिन जो विक्टर था वो एरोगेंट, ऑब्सेसिव और अपनी सुपीरियरिटी को लेकर बिल्कुल कन्विंस्ड था। मैं आपको बता दूं, ये कोई एकेडमिक राइवलरी नहीं थी, ये दो अपोजिट टेम्परामेंट वाले लोग थे जो कि बिल्कुल सेम इंटेलेक्चुअल लेवल पर स्टैंड करते थे। इसलिए ये राइवलरी पहले दिन से ही पर्सनल बन गई थी। कॉलेज के दिनों में विक्टर एक सिंगल प्रोजेक्ट को लेकर ऑब्सेस हो चुका था। विक्टर एक डिवाइस डिजाइन करना चाहता था जो कि डायमेंशनल गेटवे को खोल सके, जिसकी मदद से वो अपनी माँ की स्पिरिट से कांटेक्ट कर सके। तो विक्टर ने अपना प्रोजेक्ट रीड को दिखाया। रीड ने उसकी कैलकुलेशंस चेक की और बताया कि इसमें कुछ फ्लॉज हैं, जैसे कि रीड रिचर्ड ने बताया कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन विक्टर वॉन डूम तो डूम ही ठहरा। उसे अपनी जीनियस पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो किसी से भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसने रीड की ये वार्निंग इग्नोर कर दी और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। फिर हो जाता है ब्लास्ट, और इस ब्लास्ट ने विक्टर के फेस पर स्कार कर दिए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादातर वर्जन्स में ये जो डैमेज था ये एक्चुअली काफी माइनर था। जो चीज उसके स्कार को इतना बड़ा डिसफिगरमेंट बना देती है वो थी विक्टर की खुद की एरोगेंस। और जब ये सब इंसिडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ तो विक्टर को ECU से एक्सपेल कर दिया। ECU से एक्सपेल होने के बाद उसने अपना फेस कवर करने के लिए एक मेटल मास्क ढूंढा, और उसने वो मास्क जल्दी में और गुस्से में लगा लिया, जिससे वो जो मास्क था वो बहुत ज्यादा गर्म था अभी भी, जिससे वो जो डैमेज था फेस का वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया एक ब्लास्ट के इंसिडेंट से। ये डॉक्टर डूम की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है। डूम का जो डिसफिगरमेंट था बड़े लेवल पर उसने खुद ही किया था, उसके खुद के इम्पेशंस और प्राइड की वजह से, और यहीं से उसके मास्क ने उसका डैमेज फिक्स नहीं किया बल्कि उसे और बढ़ा दिया। अभी तक हमने डॉक्टर डूम का चाइल्डहुड पढ़ लिया है, उसकी कॉलेज लाइफ पढ़ ली है, उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड से हमने देख ली है, और हमने ये भी देख लिया है कि क्या वो रीजन था जिस वजह से विक्टर वॉन डूम मास्क लगाने लगा था।
तो चलिए बारी है जानते हैं कि कैसे विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम बनता है। तो कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद विक्टर गुस्से में वेस्ट को छोड़कर तिब्बत चला जाता है, जहाँ पर वो कुछ मॉन्क से मिलता है जो कि जेन्युइन मिस्टिकल नॉलेज पोजेस करते थे। सालों तक विक्टर वॉन डूम उन मॉन्क्स के साथ ट्रेनिंग करता है, जैसे कि सोर्सरी, एल्केमी और एंशिएंट राइट्स मास्टर किए, जिन्हें ज्यादातर स्कॉलर्स सिर्फ मिथ्स समझते थे। और जब वो मोनेस्ट्री से निकला, विक्टर वॉन डूम अब वो एक इंसान नहीं रहा जो पहले था। उसने वहाँ पर एक आर्मर सूट बनाया, अपनी इंजीनियरिंग जीनियस को मॉन्क से सीखी चीजों के साथ कंबाइन करके, जहाँ से उसे मिलती है उसकी न्यू आइडेंटिटी डॉक्टर डूम। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ जो कि एक नॉर्मल फैन मिस कर देता है डॉक्टर डूम के बारे में। और वही कि जो डॉक्टर डूम का सूट है वो सिर्फ आर्मर का नहीं है, वो एक फ्यूजन ऑब्जेक्ट है जो कि हाफ एडवांस टेक्नोलॉजी और हाफ एन्चेंटेड आर्टिफैक्ट से बना है। उसके हर कॉमिक कॉस्ट्यूम के वर्जन में मिस्टिकल वर्ड्स डायरेक्टली मेटल में भुने हुए हैं, मतलब कि जो कि उसकी टेक है वो भी पार्शियली डिजाइन से मैजिकल है। डॉक्टर डूम के लिए साइंस और सोर्सरी में कोई क्लीन लाइन नहीं है। उसने लिटरली दोनों को अपनी ही बॉडी के मेटल में फ्यूज कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा, डॉक्टर डूम का जो आर्मर है वो हाफ तो उसकी इंजीनियरिंग का बाय प्रोडक्ट है और हाफ उसकी मैजिकल स्पेल्स का। अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ डॉक्टर डूम अपने घर लेटवीरिया वापस आता है, एक ऐसा देश जो कि टर्मोइल में था, करप्ट और इनइफेक्टिव रूलिंग क्लास के अंडर। उसने किसी से पावर नहीं मांगी, उसने सीधा सबसे पावर छीन ली। उसने अपनी टेक्नोलॉजी और पावर के साथ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, जिससे वो खुद पावर में आ गया। और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, और पावर में आने के बाद डॉक्टर डूम ने टिपिकल डिक्टेटर की तरह रूल नहीं किया जो सिर्फ वेल्थ और लग्जरी से खुश हो जाए। उसने लेटवीरिया जो कंट्री है उसको ग्राउंड से रिबिल्ड किया। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज की, एडवांस रिसर्च फंड किया और एक स्ट्रगलिंग ईस्टर्न यूरोपियन नेशन को दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री में से एक बना दिया, वो भी सिर्फ कुछ सालों में। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसने खुद को अनटचेबल बना लिया, एक नेशन के हेड ऑफ स्टेट के रूप में। डॉक्टर डूम के पास कुछ ऐसा है जो कि मार्वल के किसी भी सुपर विलन के पास नहीं है, और वो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जब भी सुपर हीरो उस पर अटैक या फिर उसे अरेस्ट कर सकते थे, वो अचानक से खुद को इंटरनेशनल लॉ से बंधा हुआ पाते। ये एक लूप होल था जो कि डॉक्टर डूम ने डिकेड से एक्सप्लॉइट कर रखा था, और यही वो रीजन है जिस वजह से डॉक्टर डूम इतनी कन्फ्रंटेशन सर्वाइव कर पाया किसी और विलन के कंपैरिजन में। जी हाँ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो इंटरनेशनल लॉ से प्रोटेक्टेड था, जिसे उसने खुद ही क्रिएट किया था। तो चलिए अब बात करते हैं कि लेटवीरिया सिटी कैसी है। डूम की लेटवीरिया सिटी में रहना कैसा लगता है। मैं आपको बता दूं, ये स्टेबल ही चीज है। ज्यादातर कॉमिक कंटिन्यूटीज में लेटवीरिया में क्राइम बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और इकोनॉमी फंक्शनिंग है। मेनली इसका रीजन बताया जाता है कि डूम अपनी सिटीजन्स को अपनी लेगेसी का एक्सटेंशन मानता है। वो अपनी गवर्नमेंट में इनकम्पिटेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता और जेन्युइनली अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, और कभी कभी तो खुद सूट वगैरह पहनकर देश को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाता है। अगर हम लेटवीरिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो जो लेटवीरिया की जो पॉपुलेशन है उसमें नेटिव लेटवेरियन और रोमानी कम्युनिटीज के डिसेंडेंट्स का मिक्स है। कम्युनिटीज जिन्हें उसके रूल में आखिर वो प्रोटेक्शन और स्टेटस मिला जो उन्हें हिस्टोरिकली यूरोप में कहीं और नहीं मिला। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर डूम के लिए लेटवीरिया में रूल करना सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, ये उसकी अपनी फैमिली की परसिक्यूशन का पर्सनल विंडिकेशन है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेटवीरिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर कोई फ्री पास नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं होते, कोई लीगल अपोजिशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ डूम का ही राज है, और जो सिटीजन डूम के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है वो पब्लिक लाइफ से गायब हो जाता है। जो यूटोपिया लेटवीरिया ऑफर करता है वो पूरी तरह कंडीशनल है, वो भी एक इंसान के लिए टोटल लॉयल्टी पर। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर डूम एक एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मेंटेन करता है। कुछ कॉमिक वर्जन्स में OZT जो कि लेटवीरिया की सीक्रेट पुलिस है, और जो हर वक्त अपने सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेन एजेंट्स और सुपर हीरो एक्टिविटी को भी बॉर्डर के पास मॉनिटर करती है। मतलब लेटवीरिया में स्टेबिलिटी तो है लेकिन फ्रीडम नहीं। लेटवीरिया की पावर की बात बिना डूम बोर्ड्स के कंप्लीट नहीं हो सकती। डूम की सिग्नेचर रोबोटिक आर्मी मार्वल कॉमिक्स के सबसे आइकॉनिक कंसेप्ट्स में से एक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डूम बोर्ड सिंपल रोबोटिक सोल्जर्स नहीं है। ये जो डूम बोर्ड्स हैं ये एग्जैक्टली डॉक्टर डूम की तरह बनाए गए हैं, जो कि डॉक्टर डूम की मेमोरी, मैनरिज्म और फाइटिंग एबिलिटीज के साथ प्रोग्राम्ड है, जो कि हीरोज और विलन्स दोनों को फूल कर सकते हैं, ये सोचकर कि वो रियल डॉक्टर डूम से फाइट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कॉमिक्स में इसका जोक भी है जिसे यूजुअली कहते हैं एक्चुअली वो डूम बोर्ड था, जो कि सबसे फेमस नैरेटिव ट्विस्ट है पूरी फ्रेंचाइजी में। और इसका स्पेसिफिकली रीजन भी है क्योंकि डॉक्टर डूम को किल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो डॉक्टर डूम को किल करना एक बहुत ही मेजर इवेंट माना जाता है। फाइट यूनिट के अलावा
ये जो डूमबोट्स हैं ये लेटवीरिया में लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं, सर्विलेंस और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन भी हैंडल करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहो तो डूम ने एक पूरा नेशन बनाया हुआ है जो थियोरेटिकली खुद को रन और डिफेंड कर सकता है बिना उसके पर्सनली प्रेजेंट हुए भी। मैं आपको बता दूं, डूमबोट्स के अलावा लेटवीरिया लेयर्स ऑफ डिफेंस से भी प्रोटेक्टेड है जो कि कंबाइन होकर मार्वल कैनन में फुल इन्वेजन को ऑलमोस्ट अनहर्ड बना देते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल लेयर है जो ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम, क्लोकिंग फील्ड जो पूरी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को छुपा सकती है, और हर सर्विलेंस नेटवर्क्स जो हर बॉर्डर क्रॉसिंग देखती है। डॉक्टर डूम अपनी डिफेंस टेक को हमेशा नेटो, शील्ड, यहाँ तक कि एवेंजर्स से भी ज्यादा एडवांस रखता है। जी हाँ, इतना प्रिपेयर्ड रहता है डॉक्टर डूम। फिर आती है मिस्टिकल लेयर जो कि इसके ऊपर होती है। डॉक्टर डूम ने लेटवीरिया के बॉर्डर्स को वेरियस फॉर्म के मैजिकल इंट्रूजन से वार्डन किया हुआ है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, साइकिक स्कैनिंग, यहाँ तक कि कुछ इंटरडायमेंशनल थ्रेट भी। कई स्टोरीज में ये मिस्टिकल शील्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कॉस्मिक लेवल एंटिटीज़ को भी रुकना पड़ता है। जी हाँ, कॉस्मिक लेवल एंटिटीज़ को भी, मतलब सिर्फ ह्यूमन आर्मीज नहीं, कॉस्मिक लेवल एंटिटीज़। ये कॉम्बिनेशन ही लेटवीरिया को यूनिक बनाती है, और यही रीज़न है कि लेटवीरिया इतनी ज़्यादा यूनिक है। बहुत से मार्वल नेशंस एडवांस टेक रखते हैं, कुछ मिस्टिकल प्रोटेक्शन रखते हैं, ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है जो कि दोनों रखता है। और यही रीज़न है कि कोई भी लेटवीरिया में इन्वेड नहीं करता, बॉर्डर पे ही रुक जाता है। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले रीड रिचर्ड और डॉक्टर डूम की कॉलेज लाइफ के बारे में बात की थी, जिसमें हमने इन दोनों की राइवलरी का ओरिजिन भी कवर किया था, तो चलिए थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं इनकी राइवलरी में, और साथ में ये जानने की कोशिश करते हैं क्यों इनका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट हर मेजर डॉक्टर डूम की स्टोरी लाइन का इमोशनल कोर है। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर डूम रीड को सिर्फ एक एनिमी नहीं मानता। डॉक्टर डूम रीड की लाइफ को उस हिसाब से देखता है जैसे उसकी लाइफ होनी चाहिए थी। रीड को एक सेलिब्रेटेड हीरो बनने का मौका मिलता है, लविंग फैमिली के साथ, उसे दुनिया भर में रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन डॉक्टर डूम को ये सब नहीं मिलता। डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड की तरह ब्रिलियंट है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे क्या मिला? सिर्फ स्कार्स, एग्जाइल और एक देश जहाँ लोग उससे फियर भी करते हैं और लव भी। और यही रीज़न है कि डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड को इतना हेट करता है। डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की टेक्नोलॉजी चुरा लेता है, सू स्टॉर्म और रिचर्ड की फैमिली को डायरेक्टली टारगेट करता है, और कुछ स्टोरीज में सू स्टॉर्म के लिए रोमांटिकली ऑब्सेस्ड भी हो जाता है, जिस वजह से रीड की लाइफ के लिए उसका हेट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और तो मैं आपको ये भी बता दूं, मार्वल हिस्ट्री की कुछ सबसे आइकॉनिक फैंटास्टिक फोर की जो स्टोरीज हैं वो पूरी तरह इसी डायनामिक पर बेस्ड हैं, जिसमें एक्सटेंडेड आर्क्स भी शामिल हैं, जहाँ पर डॉक्टर डूम एक्चुअली रीड के साथ बॉडी स्वैप कर लेता है या फिर रीड की अपनी फैमिली को उसके खिलाफ मैनिपुलेट करता है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रीड रिचर्ड डॉक्टर डूम की पूरी हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर है, किसी भी एवेंजर्स से ज़्यादा, और साथ में किसी और दूसरे हीरो से भी ज़्यादा जिसने उससे फाइट की है। मतलब समझ रहे हो? मतलब यार सोचा जाए तो डॉक्टर डूम भी अपनी जगह ठीक ही है। मतलब यार बुरा तो लगता है, मैं भी तो रीड की तरह इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास सू स्टॉर्म क्यों नहीं है? डॉक्टर डूम की राइवलरी रीड रिचर्ड के साथ तो है ही, लेकिन उसके अलावा डॉक्टर डूम की रीच पूरे मार्वल यूनिवर्स के ऑलमोस्ट हर कोने तक फैली हुई है। उसने एवेंजर्स से बार बार क्लैश किया है, काफ़ी बार अपने डिप्लोमेटिक स्टेटस की वजह से, वो भी अनटचेबल पोजीशन लेकर। कई बार उसने एवेंजर्स के साथ ओपन वॉर भी की है, अनईजी स्टैंड ऑफ भी क्रिएट करता था, और उसने साथ में एक्समैन से भी मल्टीपल स्टोरी लाइन्स में फाइट की है, और कभी कभी म्यूटेंट कैरेक्टर्स के साथ एलाइड भी हुआ है जब उसके गोल्स के लिए सूट करता हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर डूम की डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी कॉम्प्लिकेटेड और एक रिस्पेक्टफुल राइवलरी रही है। जी हाँ, और वो भी स्टोरी लाइन ट्रायम्फ और टॉर्मेंट में, जिसके अंदर डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों टीम अप करते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज डूम की हेल्प करता है अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो से आखिर में फ्री करने की कोशिश में, लेकिन लास्ट मोमेंट में डूम का जो अपना प्राइड है वही प्लान को सैबोटेज कर देता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कई पॉइंट्स में वो इल्यूमिनाटी का मेंबर भी रह चुका है, जो कि मार्वल के सबसे पावरफुल माइंड्स के सीक्रेट काउंसिल हैं। अगर मैं आपको इल्यूमिनाटी के मेंबर बताऊं तो इसके अंदर रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी स्टार्क और ब्लैक बोल्ट भी शामिल है। और ये जो इल्यूमिनाटी है, इनको स्पेशली जब बुलाया जाता है जब यूनिवर्स पे कोई एक्सटेंशन लेवल का थ्रेट हो, क्योंकि एनिमीज भी इन्हें जानते हैं। डूम की इंटेलेक्ट टेबल से हटाना बहुत कॉस्टली है, उसके एनिमीज भी उसे अपनी साइड पे चाहते हैं। कुछ स्टोरी लाइन डूम को बाकी सभी स्टोरी लाइन से सबसे ज़्यादा डिफाइन करती हैं, और अगर आप कॉमिक्स में नए हो
तो एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होने से पहले ये स्टोरी लाइन्स जरूर जान लेना। सबसे पहले सीक्रेट वॉर्स 1984, जो कि एक ओरिजिनल क्रॉसओवर इवेंट है जिसके अंदर जो सबसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है बियॉन्डर, वो अर्थ के ग्रेटेस्ट हीरोज और विलन्स को एक डोर प्लेनेट पे ले जाता है एक अल्टीमेट पावर से फाइट करने के लिए। डूम का प्लान बियॉन्डर की पावर्स लेने का होता है, मार्वल हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस विलन स्कीम में से एक बन जाता है और बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है अपनी सक्सेस के। फिर आता है इंपीरियल डूम, एक डिवाइस यूज करके जो ग्लोबल हिप्नोसिस इंड्यूस करता है। डूम एक्चुअली पूरा प्लेनेट अर्थ कॉन्कर कर लेता है, सिर्फ लेटवेरिया नहीं, और ब्रीफली दुनिया का लिटरल रूलर बन जाता है जब तक हीरोज उसके कंट्रोल ब्रेक करने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते। फिर आता है डूम क्वेस्ट, डूम का सबसे फन अंडररेटेड स्टोरीज में से एक है ये। डूम और आयरन मैन दोनों किंग आर्थर के टाइम में बैक थ्रोन हो जाते हैं और उन्हें वहां पर अनईजी अलायंस में सर्वाइव करना पड़ता है और वापस घर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये जो स्टोरी लाइन है ये क्लियरेस्ट एग्जांपल में से एक है कि डूम कैसे साइमल्टेनियसली विलन और जब सर्कमस्टांसेस डिमांड करें एक रिलक्टेंट एलाई भी बन सकता है। फिर आती है 2015 की सीक्रेट वॉर्स, आर्गुएबली डूम का मार्वल हिस्ट्री में सबसे बड़ा मोमेंट एक मल्टीवर्सल कैटास्ट्रोफ है जिसके अंदर इनकर्जन रियलिटी डिस्ट्रॉय करने के बाद डूम डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से कोलैप्सिंग मल्टीवर्स के फ्रेगमेंट्स सेव करता है और उन्हें एक ही पैचवर्क प्लेनेट में स्टिच करता है, बैटल वर्ल्ड। सालों तक पूरे यूनिवर्स में डूम सिर्फ एक देश नहीं, जो भी एक्सिस्टेंस बचा है उसका सब कुछ रूल करता है और जो सर्वाइवर्स होते हैं वो डॉक्टर डूम को गॉड की तरह वर्शिप करते हैं। ये सबसे बड़ा स्केल है जिसपे डॉक्टर डूम ने ऑपरेट किया है और ये वाइडली मार्वल का बेस्ट इवेंट में से एक माना जाता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर डूम ने देश रूल किया है, दुनिया भी रूल की है और साथ में रियलिटी भी रूल की है। क्योंकि डूम इतना रिच कैरेक्टर है, मार्वल ने उसके डजन्स अल्टरनेट वर्जन्स एक्सप्लोर किए हैं डिफरेंट टाइमलाइन और यूनिवर्सेस में। और कुछ जानना आपको जरूरी है क्योंकि इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट एमसीयू की अप्रोच को इन्फॉर्म कर सकते हैं। एक वर्जन है जिसमें डॉक्टर डूम एक्चुअली हीरो बन जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक वर्जन में वो हीरो बन जाता है जिसके अंदर डॉक्टर डूम क्या करता है, वो अपनी जीनियस को यूज करते हुए दुनिया को प्रोटेक्ट करता है उसको रूल करने की बजाय। एक वर्जन है उसका 17th सेंचुरी से इंस्पायर्ड अल्टरनेट हिस्ट्री में, जहाँ डूम एक बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में मोनार्च की तरह रूल करता है। वो एक ऐसा फ्यूचर है जहाँ पर एक एज वेरी डूम आखिर में रीड रिचर्ड के साथ रिक्लाइन करता है, जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी रियलाइज करता है कि राइवलरी के बाद उसने जितना गेन किया है उससे ज्यादा उसने कॉस्ट किया है। ये अल्टरनेट वर्जन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक और चीज रिवील करता है कि डूम की स्टोरी में सिर्फ टायरनी इसलिए होती है क्योंकि वो चॉइसेस करता है और ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव टाइमलाइन में उसे कुछ बड़ा बनने की कैपेबिलिटी दिखती है। और यही रीजन है कि बहुत सारे रीडर्स उसे प्योरली एविल से ज्यादा ट्रेजिक पाते हैं। तो मतलब कुछ टाइमलाइंस में वो हीरो भी है। तो ये थी डॉक्टर डूम की स्टोरी। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो में डॉक्टर डूम से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर जब रिलीज होगी तो कई चीज़ें भी हमारे सामने आएंगी, जैसे कि एवेंजर्स डूम्सडे में ऐसा बताया जा रहा है कि रेड की और डूम की हमें बैक स्टोरी देखने को मिलेगी। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाली थ्योरी है, ये स्टोरी लाइन भी हो सकता है सच हो क्योंकि ऐसी रूमर्स आ रही हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का साथ देने वाला है। एवेंजर्स डूम्सडे अभी अपनी पोस्ट प्रोडक्शन में है और इसका सेकंड ट्रेलर भी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। मूवी को आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, अब तो कुछ 4 ही महीने हैं। आप कितने एक्साइटेड हो एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।